वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज। आज हम अपने इस चैप्टर में ये देखेंगे कि इंडिया पर कौन कौन से गवर्नर जनरल्स ने एडमिनिस्ट्रेशन किया है और कौन कौन से गवर्नर जनरल्स बने हैं इंडिया के, और फिर उसके बाद कौन कौन से वाइसरॉयज बने हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में, इस पूरी वीडियो में हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वाइसरॉय। ये 4 पोस्ट अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर रखी थी। इन 4 तरह से उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था। चले बिना टाइम वेस्ट करे सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल। भारत के एक ही गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे, रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी इन्होंने जीता था 1757 में। सिराजुद्दौला के अगेंस्ट ये लड़ाई हुई थी और इसको जीतने के बाद इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल पोस्ट का निर्माण किया था और उस पोस्ट पर ही खुद ही बैठे थे। देखो, आज हम जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी के बाद या इसकी और अच्छी तैयारी के बाद बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पीसीएस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा पीसीएस? बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। पीसीएस, पी से प्लासी, सी से क्लाइव, एस से सिराजुद्दौला। आप पीसीएस से याद रख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूरा। तो ये भारत के पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे और ये एक ही बार ये पोस्ट बनी। इसके बाद अगली बार जो पोस्ट आई वो हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए, जब भी ये पोस्ट चेंज होगी तो एक कोई ना कोई एक्ट ज़रूर आएगा। जब भी ये पोस्ट आएगी एक एक्ट ज़रूर आएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग इंडिया के पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, वॉरेन हेस्टिंग, और वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बने। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, उसके तहत इनकी पोस्टिंग हुई। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक अगला एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग को रिज़ाइन करना पड़ा। तो इनकी पोस्टिंग भी एक एक्ट से हुई थी और इनका रिज़ाइन भी एक एक्ट से हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ चीज़ें थी जो इनको पसंद आई थी, जिसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे किसानों पर शासन कर रही थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आई जो इनको पसंद नहीं थी, तो इनको अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा। और वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या किया था, उसमें 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया था पहला इंडिया का, कलकत्ता में, और दूसरा इन्होंने ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म किया था बंगाल के किसानों से। ड्यूअल सिस्टम में क्या हुआ करता था, जो कंपनी होती थी वो रेवेन्यू पे ध्यान देती थी। जो भी रेवेन्यू होता था वो कंपनी का होता था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो वहाँ के निज़ाम देखते थे। एडमिनिस्ट्रेशन, ये रेवेन्यू कंपनी देखती थी, एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम देखते थे। ये था ड्यूअल सिस्टम। इस ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। इस ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया वॉरेन हेस्टिंग ने, और अब सब कुछ जो आ गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया। फिर वॉरेन हेस्टिंग के बाद अगले जो इंडिया के, इसके बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। ये फादर थे सिविल सर्विस के। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको अगर पेपर में पूछा जाएगा हु वॉज द फादर ऑफ सिविल सर्विस, हु इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विस, देन यू विल आंसर चार्ल्स कॉर्नवालिस। लेकिन अगर कोई पूछे कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम किसने शुरू किया था, तो आप इसमें कॉर्नवालिस का आंसर नहीं लगा सकते। छोटी सी एक मैं आपको बात बताता हूँ, आपने ABCD सब में पढ़ी होंगी, CDE। सिविल सर्विस और कॉर्नवालिस एक ही बात है। कॉर्नवालिस सी से और सिविल सर्विस भी सी से। लेकिन एग्ज़ाम किसने शुरू किया? वो शुरू किया डलहौजी ने। आप ये बात याद रखेंगे, एग्ज़ाम शुरू किया डलहौजी ने। तो मैंने आपको बताया CDE आपको याद रखना है। C से कॉर्नवालिस, C से सिविल सर्विस, D से डलहौजी, E से एग्ज़ाम, CDE। अगले आते हैं रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली के नाम में ही जली है, जली वेलेस्ली। इनकी जल गई इंडियन प्रेस से इनकी जल गई, और इन्होंने क्या किया कर दिया, प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। वेलेस्ली की इंडियन प्रेस से जल गई। दूसरी चीज़ इन्होंने करी, सब्सिडरी अलायंस बनाया 1798 में, और एक 4th एंग्लो मैसूर वॉर भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 4th एंग्लो मैसूर वॉर में।
इससे पहले 3 एंग्लो मैसूर वॉर और हुए थे। अब एंग्लो मैसूर वॉर का नाम आ गया है तो मैं आपको एक एक करके चारों वॉर के बारे में बता देता हूँ। पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर हुआ। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर। तीसरा कॉर्नवालिस और चौथा वेलेस्ली। ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग। ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, ये वो नहीं है, ये दूसरे हैं फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग। 1813 से 1826 तक इनका शासनकाल रहा। इनके टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हुई वो ये थी कि रैयतवाड़ी सिस्टम जो था इसको इन्होंने शुरुआत करी। अच्छा, रैयतवाड़ी सिस्टम क्या होता था? बड़ा आसान है, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, HR। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा HR का कंपनी में काम क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना या निकालना, यही काम होता है HR का। तो यहाँ भी यही काम हुआ। यहाँ के HR ने क्या किया, जो ज़मींदार थे उनको निकाल दिया, ज़मींदार को निकाल दिया, ज़मींदार को थ्रो आउट कर दिया, और अब किसानों से डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन करने लग गई ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले जमींदार के थ्रू कलेक्शन करती थी, अब जमींदार को बीच में से हटा दिया किसानों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जमींदार थे उनको हटा दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट कलेक्शन करने लग गई किसानों से। तो इसलिए इसको मैंने नाम दिया है HR, एंड H फॉर हेस्टिंग एंड R फॉर रैयतवाड़ी। H फॉर हेस्टिंग, R फॉर रैयतवाड़ी। तो HR से आप याद रख सकते हैं इस सिस्टम को। चलिए अगला देखते हैं। अब विलियम बेंटिक, लेकिन विलियम बेंटिक के लिए खास बात कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। मैंने कहा था जब भी पोस्ट चेंज होगी आपको एक एक्ट आएगा, तो वो एक्ट है चार्टर एक्ट, जिसका नाम है सेंट हेलेना एक्ट भी इसको कहते हैं। 1833 में ये एक्ट आया था, उसके तहत इस पोस्ट का नाम अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे पहले, लेकिन फिर चार्टर एक्ट आने के बाद ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हो गए। इनके टाइम पर सबसे अच्छी चीज़ हुई, सती सिस्टम ख़त्म हो गया। जो सती का हमारे भारत की बहुत पुरानी एक प्रथा चली आ रही थी, वो इन्होंने ख़त्म करी, और इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी शुरू किया। चलिए बहुत सारी बातें हो गई बेंटिक के बारे में, समझ नहीं आ रहा कैसे याद रखा जाए। इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, BSc। जब भी कोई इंसान आपसे कहेगा कि भाई मैं BSc मैंने की हुई है, तो आप उससे क्या आइडिया लगा सकते हो कि भाई बंदा एजुकेटेड है, बंदा एजुकेटेड है। तो एजुकेशन का नाम आएगा BSc से, ओके। एंड B फॉर बेंटिक, S फॉर सती, एंड C फॉर चार्टर एक्ट, ओके। B फॉर, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ आपको। BSc कोई बंदा करा हुआ है तो एजुकेशन तो ऑलरेडी है, तो एजुकेटेड तो है ही है। तो एजुकेशन का जो एक्ट आया वो आया BSc में। B फॉर बेंटिक एंड S फॉर सती सिस्टम, सती सिस्टम आया S से, और चार्टर एक्ट आया C से। तो अब आप BSc से याद रख सकते हैं, जब भी आपको आया चार्टर एक्ट तो आपको याद आएगा, अच्छा चार्टर एक्ट मतलब C मतलब BSc, ओके। तो बेंटिक होगा इसका आंसर। तो और सती किसने हटाई थी? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर BSc, S से इसमें सती भी था, ओके। तो ये भी, इसका भी आंसर बेंटिक होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं BSc से। और BSc अपने आप में एजुकेशनल डिग्री है, तो एजुकेशन एक्ट भी से याद रखा जा सकता है। आगे देखते हैं मैट कैफे। मैट कैफ ने क्या किया, जो वेलेस्ली के टाइम वेलेस्ली की जल गई थी ना प्रेस से, उसको आज़ादी दी मैट कैफ ने। मैट कैफ ने इंडियन प्रेस को आज़ादी दी। कैफ़े में बैठ के आप क्या करते हो? कैफ़े में बैठ के आपको सर्फिंग करने की पूरी आज़ादी होती है। आप जाते हो अपना कैफ़े में 10, 20, 50 रुपये देते हो, और उसके बाद, अब तो खैर कोई नहीं जाता, लेकिन एक टाइम था जब लोग जाते थे, तो उसमें उसके बाद सर्फिंग करते थे, फेसबुक, गूगल, जीमेल, जिसको जो भी अपने फॉर्म भरने हैं, कुछ करना है, हर चीज़ की आज़ादी है आपको कैफ़े में। तो कैफ़े से आप याद रख सकते हो, कैफ़े का जैसी नाम आएगा प्रेस की आज़ादी आपको याद आ जाएगा, मैट कैफ, इंडियन प्रेस की आज़ादी। एलन ब्रो ने क्या किया आपको बता देता हूँ मैं। संडे की छुट्टी खत्म करी थी एलन ब्रो ने, लिखा हुआ है संडे की छुट्टी। एंड ऑफ वीक क्या होता है? एंड ऑफ वीक,
व्हाट इज एंड ऑफ वीक? संडे इज द एंड ऑफ वीक। मंडे से लेकर सैटरडे तक ऑफिस जाता है एक आम आदमी और संडे को अपना छुट्टी मनाता है, तो एंड ऑफ वीक क्या है उसके लिए? संडे। तो एंड ऑफ वीक इज संडे। एंड व्हाट इज ई? ई इज एलेनब्रो। तो जब भी आपको याद आएगा, क्वेश्चन आएगा संडे की छुट्टी किसने शुरू करी, तो आपको याद आ जाना चाहिए अच्छा संडे तो एंड ऑफ वीक है, तो ई से क्या होगा? एलेनब्रो। नेक्स्ट देखते हैं डलहौजी। डलहौजी के टाइम पर बहुत सारे अच्छे काम हुए और एक बुरा काम भी हुआ, तो आइए डलहौजी को देख लेते हैं। डलहौजी इज डी, तो डी फॉर डलहौजी एंड डी फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स आई डलहौजी के टाइम पर 1848 में। रानी झांसी बाई की आपको कहानी याद होगी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स में। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स में आपको अगर थोड़ा शॉर्ट में बता दूं तो जिस राज्य में कोई एलिजिबल नहीं होता था शासन करने के लिए और अगर राजा मर जाए तो उस राज्य को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने अंडर में ले लेती थी, ऐसा इन्होंने रूल बनाया था। तो रानी झांसी बाई का विद्रोह आपको याद है, उन्होंने इसके खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स 1848 में आई, ये इनके टाइम की एक गलत चीज़ थी। बाकी एक जो अच्छी चीज़ इनके टाइम पर हुई वो सारी ये हुई कि जितने भी कम्युनिकेशन के सिस्टम थे ना वो सारे डलहौजी के टाइम पर आए। डलहौजी ने इंडिया की कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया। टेली कम्युनिकेशन किया इन्होंने पहले 1851 में, रेलवे शुरू करी इन्होंने 1853 में, पोस्ट ऑफिस इन्होंने शुरू किया 1854 में। तो कम्युनिकेशन के 3 माध्यम थे, टेली कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस और रेलवे भी कम्युनिकेशन का एक माध्यम हुआ करता था, क्योंकि जो चिट्ठियाँ और जो चीज़ें ले जाई जाती थी ये सारी रेलवे से ले जाई जाती थी, ट्रैवल का भी माध्यम था रेलवे। तो ये डलहौजी ने किया। अब नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स जॉन कैनिंग। सबसे बड़ी जो लड़ाई थी इंडिया की आज़ादी की 1857 की लड़ाई, वो कैनिंग के टाइम पर हुआ। अच्छा, आपको पता है कि 1857 की लड़ाई हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई थी इतनी अच्छी तरह जितनी अच्छी तरह हम चाह रहे थे। तो उस लड़ाई को दबाने के लिए ज़रूर कोई चालाकी भरी चाल चली होगी अंग्रेज़ों ने। तो कनिंग नेचर रहा था अंग्रेज़ों का, डिवाइड एंड रूल किया था। तो उस कनिंग नेचर से आपको याद रह सकती है वो लड़ाई 1857 की लड़ाई किसी कनिंग नेचर की वजह से हमारी सफल नहीं हो पाई। एंड व्हाट वाज दैट कनिंग नेचर? लॉर्ड कैनिंग, चार्ल्स जॉन कैनिंग। एक अच्छी बात इन्होंने कही, इन्होंने हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट लगाया था 1856 में। अब इंडियन जो विमेन थी उनको पूरी आज़ादी थी कि अगर वो विडो हैं तो उनको शादी की जा सकती है, उनकी शादी की जा सकती है। अब यहाँ से एक अगली पोस्ट शुरू होती है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कोई एक्ट आएगा उसके बाद ही पोस्ट चेंज होगी। तो अब इस वक्त कोई ऐसा एक्ट नहीं आया था, लेकिन एक लड़ाई बहुत बड़ी हो गई थी 1857 की। उस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अब हम डायरेक्ट शासन करेंगे और वो पोस्ट बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दी गई। तो लास्ट इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे, वही लॉर्ड कैनिंग यहाँ इंडिया के वाइसरॉय बने। सबसे पहली चीज़ इन्होंने की, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को इन्होंने ख़त्म किया जो इससे पहले शुरू हुई थी डलहौजी के टाइम पर। उस डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को इन्होंने ख़त्म कर दिया और इंडियन पैनल कोड की इन्होंने शुरुआत करी थी। वैसे इंडियन पैनल कोड शुरू हुआ था 1860 में, तब तक लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय नहीं थे, लेकिन इंडियन पैनल कोड की जो सारी चीज़ों पर साइन करना और जो शुरुआत होती है ना, वो सब ये करके गए थे। चलिए आगे देखते हैं लॉर्ड मायो, डफरिन और कर्जन। मायो, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसके लिए भी। सेंसस की शुरुआत की थी मायो ने। शुरुआत सेंसस की मायो ने ज़रूर की थी, लेकिन पहला सेंसस कंप्लीट किया था रिपन ने। अच्छा, CM हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे यहाँ सेंसस हो रहा है तो वो उसको पूरा करें। इस बात को सीरियसली मत लेना, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिम्मेदारी होती है सेंसस करवाना, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए CM मान लेता हूँ। तो CM की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस करवाना। तो C फॉर सेंसस एंड M फॉर मायो। तो सेंसस की शुरुआत किसने की थी? मायो ने की थी। नेक्स्ट है डफरिन। डफरिन के टाइम पर कांग्रेस बनी थी और कांग्रेस का कितना बड़ा रोल रहा है इंडिया को आज़ाद कराने में ये सभी जानते हैं। इतनी बड़ी पार्टी को कोई अपने टाइम पर अगर बनने दे रहा है तो कोई डफर ही हो सकता है? कोई डफर ही हो सकता है जो इतनी बड़ी पार्टी को अपने टाइम पर बनने दे रहा है। तो वो डफर कौन थे? वो डफर थे डफरिन।
फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन, बंगाल का डिवीज़न किया था इन्होंने, पार्टीशन किया था बंगाल का। और लॉर्ड कर्जन ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा था, इंडिया इज़ दी पाइवट ऑफ आवर एम्पायर, इफ़ द एम्पायर लूज एनी अदर पार्ट ऑफ दिस डोमेन वी कैन सर्वाइव, बट इफ़ वी लूज इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। मतलब इन्होंने इंडिया को सेंट्रल करेक्टर दिया था पूरी दुनिया में। इन्होंने कहा था कि भारत हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हम दुनिया में कुछ भी हार जाएं हम सर्वाइव कर सकते हैं, पर अगर हम भारत हार गए तो हमारा सूरज अस्त हो जाएगा और फिर हम कुछ भी नहीं रहेंगे। कहते हैं ना, अंग्रेज़ों का सूरज कभी ढकता नहीं था, कहीं ना कहीं उनका पूरी दुनिया पर राज था। तो जैसे उनके हाथ से भारत गया तब तक उनके हाथ से फिर धीमे धीमे सब कुछ जाने लगा था। ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स हार्डिंगे। दिल्ली कैपिटल बनी इंडिया की पहली बार, उससे पहले कलकत्ता थी। लॉर्ड हार्डिंगे ने इसको कैपिटल बनाया। अच्छा, कुछ अच्छी चीज़ आपको देखनी है। आप अभी वीडियो देख रहे हो, ख़राब क्वालिटी में आ रही है। अच्छी क्वालिटी कैसे मिलेगी? जब आप अपनी वीडियो को एचडी क्वालिटी में देखोगे। तो दिल्ली को अब एचडी क्वालिटी में देखने के लिए लोग दुनिया रेडी थी, और एचडी क्वालिटी में दिल्ली को देखने के लिए एच से हार्डिंगे और डी से दिल्ली। हार्डिंगे ने दिल्ली को एचडी बनाया। एचडी मतलब कैपिटल बनाया। पहले कलकत्ता थी, अब वो कैपिटल दिल्ली बनी। चेम्सफोर्ड ने रॉलेट एक्ट लगाया। सबसे बुरा दिन था इंडियन हिस्ट्री में, बहुत क्रूअल उस दिन शो किया था, क्रूअल नेचर शो किया था चेम्सफोर्ड ने। सी फॉर क्रूअल, सी फॉर चेम्सफोर्ड, आप ऐसे याद रख सकते हो। सी से क्रूअल, सी से चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट, ब्लैक एक्ट भी कहते हैं इसको। जलियांवाला बाग कांड भी तभी हुआ था, इसी के विद्रोह में। बहुत बुरा था वो टाइम। चलिए आगे देखते हैं। इरविन के टाइम पर काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। साइमन कमीशन इंडिया आया। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की डेथ हुई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई लखनऊ में, लाहौर सेशन में, सॉरी, कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सॉल्ट मार्च किया गांधी जी ने। और सबसे दुखद, हमारे 3 देशभक्त और जो ऐसे इंसान जिनका नाम कोई भी इंसान लेता है तो सम्मान के साथ लेता है, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, तीनों को फांसी दी गई। वो भी लॉर्ड इरविन के टाइम पर हुआ था। किसी बहुत अच्छे इंसान को मारा जा रहा है। आईएसएस, पाकिस्तान का आईएसएस, जब भी कोई बड़ा आतंकी संगठन कहीं कुछ मारता पीटता है तो आईएसएस का नाम आता है। तो लाला लाजपत राय और हमारे 3 शहीद इसमें हुए थे। तो आईएसएस की हरकत से मान सकते हैं, समझने के लिए मान सकते हैं। आई फॉर इरविन, एस फॉर साइमन कमीशन एंड एस फॉर सॉल्ट मार्च, आईएसएस। चलिए अब आगे देखते हैं लिलित को। लिलित को ने क्या किया था? इलेक्शन, पहली बार इंडिया में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, वो लिलित को ने कराए थे। इलेक्शन को आप शॉर्ट में कैसे लिखते हो? ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इलेक्शन, ई फॉर इलेक्शन एंड एल फॉर लिलित को। जैसे ही आया पहली बार इलेक्शन किसने किए थे पेपर में, तो आपको इलेक्शन की शॉर्ट फॉर्म याद आ जाएगी, ई एल एंड एल फॉर लिलित को। आपका आंसर ज़रूर आपको याद आएगा। वेविल ने शिमला कॉन्फ्रेंस किया, कैबिनेट मिशन हुआ, और इसके बाद लास्ट गवर्नर बने इंडिया के माउंटबेटन। भारत को आज़ादी मिली, और यही भारत इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद जो गवर्नर जनरल बने इंडिया के वो थे सी राजगोपालाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? राजगोपालाचारी। 1950 तक रहे ये। उसके बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया। मैंने आपको सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ बंगाल, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सबके बारे में बताया। हर किसी को याद करने की आपको मैंने ट्रिक भी बताई। आपको अगर डायरेक्ट याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आपको ज़रूर वो मेरी ट्रिक्स याद आ सकती हैं अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है और 2 बार देखी है। आपको पेपर में पूछा जाता है, सपोज़ मैं एक इसके लिए ब्लैंक स्लाइड आपके लिए ले लेता हूँ। 2-3 क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। पेपर में आता है पहली बार इंडिया में इलेक्शन कैसे हुए थे, आपको तुरंत याद आएगा ई एल, ई से इलेक्शन, एल से लिलित को, आपको बड़ी आसानी से याद आ जाएगा। आपसे पूछा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसके टाइम पर हुई थी, आपको याद आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, डी डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, आपको आसानी से याद आ जाएगा। 1857 का रिवोल्ट किसके टाइम पर हुआ था?
1857 का रिवोल्ट जब हुआ था तो बहुत कनिंग नेचर से उन्होंने उसको रिवोल्ट को दबाया था, डिवाइड एंड रूल किया था। तो कनिंग से आपको याद आ जाएगा कैनिंग। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। चलिए, सेंसस की शुरुआत किसने की थी? सेंसस की शुरुआत के लिए आपको पता है किसकी जिम्मेदारी बताई थी मैंने? वैसे होती मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की है, लेकिन मैंने आपको कहा था सेंसस की जिम्मेदारी हम समझने के लिए किसकी मान सकते हैं? सीएम की। तो सी फॉर सेंसस, एम फॉर मायो। दिल्ली राजधानी किसके टाइम पे बनी थी? दिल्ली को एचडी क्वालिटी में देखा गया था। दिल्ली राजधानी बनी हार्डिंग के टाइम पे बनी थी। और रैयतवाड़ी सिस्टम कैसे ख़त्म हुआ था? रैयतवाड़ी में क्या हुआ था, ज़मींदारों को हटाया गया था। तो किसी से हटाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एचआर की। आर से रैयतवाड़ी और एच से हेस्टिंग ने ये सिस्टम ख़त्म किया था। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें मेरी जो मैंने वीडियो में बताई हैं, इन सबको आप एक एक करके जब देखोगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। वीडियो को आप एक बार देखें, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको दोबारा ये चीज़ें कभी पढ़नी नहीं पड़ेंगी। और पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा आप 10 में से 10 बार उस क्वेश्चन को सही करके आओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।